Good evening, friends. Today will be discuss about to the general neurological assessment for the physiotherapy. फिजियोथेरेपिस्ट में फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो जनरल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को किस तरीके से कलेक्ट करता है बाय द पेशेंट, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। हाउ डज द असेसमेंट हेल्प? असेसमेंट किसी भी डिजीज़ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से हेल्प करता है। तो उसके लिए जो थेरेपिस्ट होता है वो एक हिस्ट्री जब कलेक्ट करता है असेसमेंट के लिए, तो उसको इनेबल्स रहता है कि वो अंडरस्टैंड कर लेता है पेशेंट का नेचर किस तरीके का है और पेशेंट को जो एक्सटेंड हो रही है डिफ़िकल्टीज़ वो कैसी है। दूसरा, पेशेंट की एबिलिटी क्या है। और तीसरा पॉइंट है कि प्लान एंड डिसाइड करेंगे हम ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए कि क्या प्लान डिसाइड करना है इसके पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट की डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहले हम जो डिजीज़ सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो है डेमोग्राफिक डेटा या डेमोग्राफिक डिटेल। डेमोग्राफिक डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहते हैं, जैसे पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है पेशेंट की, और सेक्स क्या है। एज और सेक्स हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो एज फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि कुछ डिजीज़ होती हैं जो चाइल्डहुड होती हैं, कुछ हाँ एज और सेक्स की बात करें तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो एज फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ सेक्स जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो फीमेल्स में होती हैं, कुछ मेल्स में होती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एड्रेस। और फोर्थ पॉइंट है ऑक्यूपेशन पेशेंट का। ऑक्यूपेशंस में इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है कि पेशेंट का वर्क क्या है और पेशेंट जिस इन्वायरमेंट में वर्क करता है तो पेशेंट का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या रहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। मतलब इसका मतलब ये है कि डोमिनेंस में ये देखते हैं बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि मेरे एक साइड से ब्रेन में पेन हो रहा है, क्या इधर वाला साइड में प्रॉब्लम है, पेन इधर हो रहा है, और हाथ मेरा जो नहीं चल रहा है वो दूसरे साइड का नहीं चल रहा है। तो वो कंडीशंस होती हैं ब्रेन की, इप्सिलेटरल फाइबर्स में प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो होता है डोमिनेंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका चीफ कंप्लेंट क्या है। चीफ कंप्लेंट जो होती है एक अपॉर्चुनिटी होती है पेशेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स के लिए। ये जो चीफ कंप्लेंट होती है पेशेंट आपको खुद, पेशेंट जो थेरेपिस्ट होता है उसको खुद बताता है कि उसको बताता है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो एज इट इज़ नोट करता है, जैसे कि पेशेंट उसको जिस लैंग्वेज में बता रहा है उस लैंग्वेज में। तो इससे हम एग्जामिन कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट अनेबल तो नहीं है, फंक्शनली अनेबल तो नहीं है, या व्हाट कैन डू वांट टू एबल टू फंक्शनली, के जो पेशेंट करना चाहता है वो कर पा रहा है, कैन नॉट वॉक कर पा रहा है प्रॉपर, या ईट कर पा रहा है, या फिर ईट नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, या कैन नॉट सिट बैठ नहीं पा रहा है, या कैन नॉट स्टैंड नहीं हो पा रहा है, या कैन नॉट स्पीक। तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी जैसे भी पेशेंट बताएगा उस तरीके से हम उसको मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में जब जब कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हिस्ट्री टेकिंग करता है तो कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बाय द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हिस्ट्री कलेक्शन। नंबर एक है पेशेंट से गुड कम्युनिकेशन। पेशेंट से अगर कम्युनिकेशंस अच्छा होगा तो वो जो रिपोर्ट देगा आपको पेशेंट का बेटर होगा। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप कम्युनिकेशंस करते हैं पेशेंट से तो आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज जो है उसी टर्म्स में होनी चाहिए जिस टर्म में पेशेंट उस चीज़ को समझ सके, या पेशेंट को भी इंटरेस्टेड रहे, पेशेंट भी इंटरेस्टेड रहे हिस्ट्री टेकिंग में, और एज अ आप भी इंटरेस्टेड रहें एज अ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स। तीसरा पॉइंट है इसमें कि जिस पोर्शन का आप असेसमेंट ले रहे हो उसका क्लिनिकल रिविलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री जब प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हिस्ट्री आप कलेक्ट कराते हैं वो हिस्ट्री आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है उस डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, उस डिसऑर्डर्स के बारे में जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उसी के वो हेल्प करती है आपकी प्रेजेंट ऑफ स्टेट, आपका प्रोग्नोसिस क्या है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री कलेक्शन में पहला पॉइंट होता है आपका प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑनसेट क्या है, एक्यूट प्रॉब्लम है पेशेंट को या फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम है।
दूसरा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है ऑन साइट में, प्रोग्रेशन ऑफ डिसऑर्डर्स क्या है, या वेरियस ट्रीटमेंट्स जो है टेकन बाय द पेशेंट नीड्स टू नोट, वो नोट है। और लास्टली प्रेजेंट स्टेट में जो पेशेंट था उसको नीड थी एम्फासाइज की नहीं। ओवरऑल मिला के ये है प्रेजेंट हिस्ट्री में। प्रेजेंट हिस्ट्री जो रिप्रेजेंट की जाती है वो बिटवीन द 10 to 15 डेज़ के अंदर होती है। मतलब जब पेशेंट वार्ड में आया तो जब एडमिट हुआ तब से लेके जब तक वो वहाँ है 10 दिन या 15 दिन, तो वो प्रेजेंट हिस्ट्री हुई पेशेंट की। तो उसमें देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या आया है डिसऑर्डर्स में, या जो ट्रीटमेंट मेथड दिया जा रहा है वो नोट किया जा रहा है उसमें। और लास्टली जो स्टेट थी पेशेंट की उसमें नीड ही थी एम्फेसाइज किया नहीं थी। नेक्स्ट है आपके पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री हमेशा डिनोट करती है प्रीवियस एपिसोड ऑफ प्रेजेंट इलनेस के लिए। मतलब पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इस तरीके की, या जैसे ट्रांसमिक इस्चेमिक अटैक पहले तो नहीं आया था, स्ट्रोक आने से पहले आपको ट्रांसमिक इस्चेमिक अटैक तो नहीं आया था। तो वो चीज़ होती है कि पहले तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो वो आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री होती है। तीसरी है आपकी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट की हैबिट्स क्या हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पेशेंट का लाइफ स्टाइल कैसा है और पेशेंट की डाइट कैसी है, डाइट प्रॉपर है या नहीं है, किस तरीके की डाइट है, तो वो आपका पर्सनल हिस्ट्री में पॉइंट आता है। नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहता है कैसा है, और एटीट्यूड ऑफ द फैमिली कैसा है टूवर्ड्स द पेशेंट। पेशेंट का जो कम्युनिकेशंस है वो अपनी फैमिली में किस टाइप का है, तो वो आपका सोशल हिस्ट्री में रहता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में टू रूल आउट ऑफ द हेरिडिटरी डिस्पोजिशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो उसकी फैमिली में तो किसी को नहीं है, तो वो फैमिली हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ द हिस्ट्री। पेशेंट के लिए सोर्स है या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है, वो है वेदर पेशेंट और रिलेटिव्स जो होते हैं विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लास्ट होती है आपकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में देखते हैं कि जो पेशेंट का इन्वायरमेंटल है, पेशेंट जहाँ काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, पेशेंट का जहाँ रहता है वो किस तरीके का इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे कौन कौन सी एसेसिबिलिटी हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स क्या है, वाइड क्या है पैसेज की, या फिर टाइप एंड कंडीशंस क्या है फ्लोरिंग की, पोजीशंस क्या है लाइट की, स्विच की, पावर्स की, पॉइंट्स की, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। और किचन का अरेंजमेंट कैसा है, तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस तरीके वो हमारे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में देखते हैं कि पेशेंट के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं कि टाइप ऑफ वर्क, पेशेंट जो काम करता है वो किस तरीके का काम करता है, और इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन क्या है, पेशेंट कितने टाइम तक काम करता है, और किस तरीके से फास्ट से लोग एक किस इंटेंसिटी के साथ काम करता है, और जो एसेस है जॉब की जो एसेस ऑफ प्लेस है वो क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में हम किस तरीके से पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का वाइटल साइन। वाइटल साइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्व फॉर द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, लाइक टेम्परेचर कितना है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर कितना है पेशेंट का, हार्ट रेट कितना है, और रेस्पिरेटरी रेट कितना है। दीज आर द पॉइंट ऑफ वाइटल साइंस आर कंसिडर्ड इनटू द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है अब ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बुल्ट ऑफ द पेशेंट क्या है, पेशेंट की बुल्ट किस तरीके की है, एक्टोमॉर्फिक बुल्ट तो नहीं है, मेजोमॉर्फिक बुल्ट तो नहीं है, या फिर एंडोमॉर्फिक बुल्ट तो नहीं है। तो बुल्ट ऑफ द पेशेंट रहता है पहला पॉइंट। दूसरा है इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या है, पेशेंट को ट्रेमर तो नहीं आते हैं, कोरिया तो की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर पेशेंट को एथिटोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपको हेमीबल बल्वालिस्मस की प्रॉब्लम तो नहीं है, निस्टैग्मस तो नहीं है पेशेंट को। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट कैसा है। नेक्स्ट है स्वेलिंग के। अब जब ऑब्जर्व्स पेशेंट को करते हैं
ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि स्वेलिंग तो कहीं नहीं दिख रही है। दूसरा है एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब। एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब में चेक करते हैं कि जो फ्लेक्सर सिनर्जरी हैं, सिनर्जी हैं और एक्सटेंसर सिनर्जी हैं, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट है, ये चेक ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा पोस्चर देखते हैं कि डिकॉर्टिकेट और डेसिब्रेट और रिजिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो डिकॉर्टिकेट और डेसिब्रेट एंड रिजिडिटी है वो मोस्टली हम जो चेक करते हैं वो जीसीएस से देखते हैं, पर ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी डिकॉर्टिकेट की प्रॉब्लम तो पेशेंट को नहीं है या डेसिब्रेट या रिजिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा मसल बास्टिंग में तो नहीं जा रही है। और पोस्चर देखेंगे तो पोस्चर्स में स्पेसिफिक देखेंगे कि पेशेंट की पोजीशन क्या है, जब वो सुपाइन लाइन में है पेशेंट तब, और जब सिटिंग पोजीशन में है तब क्या पोजीशन है पेशेंट की, या फिर जब स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, और ट्रॉफिक चेंजेस तो नहीं है कोई, और गेट एनालिसिस करेंगे। इन ऑल ओवर द पॉइंट इसका ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट का मतलब होता है कि इसका ये पर्पज़ रहेगा कि आप विजुअली डिटेक्ट कर रहे हैं जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, नॉट टच द पेशेंट, ओनली फॉर विजुअल इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट फॉर द पेशेंट, या जो भी फंक्शनली डिफिसिट है या एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अलाइनमेंट है पेशेंट की, वो ओनली द पर्पज़ ऑफ गेन टू इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल डिफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन पैल्पेशन। ऑन पैल्पेशन में क्या रहेगा कि टेम्परेचर क्या है पेशेंट का। पेशेंट को आप पैल्पेट करके देखोगे टेम्परेचर हाई तो नहीं है या लो तो नहीं है। टेंडरनेस देखेंगे, टेंडर तो नहीं है एरिया, जिस एरिया में पेशेंट को इंजरी है वहाँ टेंडरनेस तो नहीं है। और टोन कैसी है पेशेंट की, टोन में देखेंगे सॉफ्ट है टोन या फिर फ्लॉपी है, फ्लैशिड तो नहीं है, या फिर टच एंड रिजिड स्पास्टिक तो टोन नहीं है पेशेंट की। नेक्स्ट है स्पाज्म को चेक करेंगे कि पेशेंट मसल जो है स्पाज्मोटिक तो नहीं है, या स्कार का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। स्कार है तो कैसा है, मोबाइल है, इमोबाइल स्कार है, तो वो चीज़ को देखेंगे और पैल्पेट करके। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट के क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व्स एग्जामिनेशन में देखते हैं कि क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जैसे ये एक निमोनिक है, इसको याद करने का, ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेस आर द गर्ल्स विजिटर्स एंड द हाउस वाइफ। ये इस तरीके के डिफरेंट टाइप के निमोनिक होते हैं, अपने अपने हर किसी का अलग अलग आइडिया होते हैं याद करने के। तो इसमें जब एग्जामिनेशन करेंगे हम क्रेनियल नर्व्स का, तो पहली हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, और देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी नर्व किस टाइप की नर्व है, सेंसरी है या मोटर है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो हमारी सेंसरी होती है और इसका फंक्शन रहता है हमारा स्मेल का। सेकंड जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो होती है ऑप्टिक, और ऑप्टिक हमारी सेंसरी नर्व होती है और उसका फंक्शन होता है विज़न। ऐसे ही थर्ड जो होती है वो ऑक्यूलोमोटर है, ऑक्यूलोमोटर हमारी मोटर नर्व होती है और मोस्ट ऑफ देम ये आई के मूवमेंट कराती है। तो फोर्थ नर्व जो होती है वो ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर भी हमारी एक मोटर नर्व होती है जो मूव्स कराती है आई के लिए, लुक एट द नोज। और फिफ्थ है हमारी फिफ्थ है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो होती है वो बोथ होती है, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। ये जो होती है वो फेस के सेंसेशन और मैस्टिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं इसके फंक्शंस। और सिक्स है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व का काम रहता है कि अबडक्ट्स कराती है आई के मूवमेंट्स के लिए। सेवेंथ जो है वो फेशियल होती है, फेशियल हमारी बोथ सेंसरी एंड मोटर बोथ इंफॉर्मेशन कैरी करती है, तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन है, टेस्ट हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एर्थ जो होती है वो वेस्टिबुलोकोक्लियर है, वेस्टिबुलोकोक्लियर ओनली ऑन सेंसरी नर्व्स होती है जो हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स है वो ग्लोसोफेरेंजियल है, ये भी आपकी सेंसरी और मोटर बोथ के फंक्शंस कैरी करती है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो टेस्ट के लिए है, गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टेंथ नर्व जो होती है वो बेगस है, बेगस भी दोनों होती है, सेंसरी मोटर होती है, ये गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो 11th नर्व होती है वो है एसेसरी ऑब्लिक स्पाइनल एसेसरी, ये मोटर नर्व्स होती है और ये शोल्डर स्विंग करती है, लाइक डेल्टॉइड मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं, डेल्टॉइड की जो नर्व सप्लाई होती है, दिस टाइप ऑफ द फंक्शंस आर कैरी।
जो 12th नंबर की है वो हाइपोग्लॉसल एक मोटर नर्व होती है और इसका फंक्शन रहता है स्वेलिंग एंड स्पीच। थर्ड पॉइंट है इसमें सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी एग्जामिनेशंस के लिए करने के लिए हम 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाइड करते हैं। पहला रहता है आपका सुपरफिशियल, सेकंड है डीप सेंसरी एग्जामिनेशन और थर्ड है कॉर्टिकल एग्जामिनेशन। सुपरफिशियल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बॉडी पार्ट होते हैं, लाइक फाइन टच है, क्रूड टच है, पिन प्रिक है, या फिर थर्मल टेस्ट है, थर्मल है, इस तरीके के जो सुपरफिशियल्स होते हैं सुपरफिशियल तरीके से करते हैं। तो सॉरी, ये रहता है सुपरफिशियल सेंसरी एग्जामिनेशन। सेकंड है डीप सेंसरी एग्जामिनेशन। डीप सेंसरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट रहता है कि वाइब्रेशन देखते हैं। वाइब्रेशन में के लिए चेक करने के लिए प्लेस करते हैं, टनिंग फॉर्क को प्लेस करते हैं जहाँ पे आपका बोनी प्रोमिनेंस पार्ट होता है, और पेशेंट से पूछते हैं कि उसको वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है वाइब्रेशन फील तो उसको मूव करते हैं टर्निंग फॉक्स के लिए प्रॉक्सिमली। तो इस तरीके से वाइब्रेशन चेक किया जाता है। सेकंड पॉइंट है जॉइंट पोजीशन सेंस। जॉइंट पोजीशन को सेंस करने के लिए देखते हैं कि टेस्टेड करते हैं कि डिस्टल मोस्ट जॉइंट कैसा है। डिस्टल मोस्ट जॉइंट्स के लिए देखते हैं। थेरेपिस्ट जो होता है उसको होल्ड करता है साइड्स ऑफ द डिजिट्स के लिए, नॉट ऑन द पल्ब के लिए हेड नहीं करता है, डिजिट्स के लिए हेड होल्ड करता है। और थेरेपिस्ट शो द मूवमेंट टू द पेशेंट एंड आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ आईज क्लॉज। द थर्ड पॉइंट है कॉर्टिकल सेंसरी एग्जामिनेशन। कॉर्टिकल सेंसरी एग्जामिनेशन देखते हैं टैक्टाइल लोकलाइजेशन। टैक्टाइल लोकलाइजेशन जो होता है उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट जो टच कर रहा है, पेशेंट जिस पॉइंट को टच कर रहा है वो प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में फेमिलियर है या नहीं है, तो ये होता है स्टीरियोग्नोसिस। एंड थर्ड पॉइंट है बैरोग्नोसिस। बैरोग्नोसिस का मतलब पेशेंट रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और फोर्थ है आपका ग्राफिस्थीसिया। ग्राफिस्थीसिया मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर, कि पेशेंट किसी भी लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और लास्ट है आपका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में एक ऐसी एबिलिटीज़ होती है जिसमें 2 पॉइंट्स के लिए हम साइमल्टेनियसली अप्लाइज करते हैं फिंगर्स में 5 mm अपार्ट में और 4 सेंटीमीटर में। इसके बाद उससे पूछते हैं कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है। नेक्स्ट है आपका मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशंस में करते हैं हम मसल टोन के लिए चेक करते हैं। मसल टोन में ये नोट है कि टोन जब मूविंग हो रहा है जॉइंट पैसिवली तब क्या है, या जब मूविंग नहीं हो रहा है तब किस टाइप की। इट कैन बी अ नॉर्मल है या फिर हाइपरटोनिक है, स्पासिटी तो नहीं है, या फिर अगर स्पासिटी है तो मॉडिफाइड एस्पस स्केल से चेक करते हैं। अगर रिजिडिटी है तो उससे चेक करते हैं। मसल्स में हाइपरटोनिक तो नहीं है। टोनसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हाइपरटोनिक हो जाती है, अगर टोनिसिटी मसल्स की कम रहती है तो मसल्स हाइपोटोनिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं मसल्स में टाइटनेस तो नहीं है। और तीसरा पॉइंट है इनमें रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं और MMT चेक करते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल टेस्टिंग CVT वगैरह करते हैं। और जो ग्रेडिंग टाइटनेस को चेक करने के लिए इसके भी ग्रेड्स होते हैं, तो वो ग्रेड्स जो होते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसको चेक करते हैं टाइटनेस के लिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिस चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिस में देखते हैं कि डीप रिफ्लेक्सिस और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस, दो टाइप के रिफ्लेक्सिस होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो डीप रिफ्लेक्सिस आता है उसमें बाइसेप्स का रिफ्लेक्सिस है, सुपिनेटर मसल्स का रिफ्लेक्सिस है, ट्राइसेप्स, नी, एंकल, ये हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में लाइक एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है, क्रेमास्टिक रिफ्लेक्सेस है, कॉर्नियल प्लांटर रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ लेंथ असेसमेंट या लिम्फ लेंथ डिस्क्रिपेंसी। इसका वी नो डैट वेदर द बास्टिंग ऑफ प्रेजेंट और नॉस्ट। लिम्फ लेंथ में चेक करने का मतलब होता है कि लिम्फ में डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर बोन्स में कोई डिजीज़ होती है, बोन्स की डिजीज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें
बोन्स शॉर्ट होने लगती है। जब बोन्स में शॉर्टनिंग आने लगती है, बोन की जो हाइट होती है वो अगर कम जाती है तो लिम्फ लाइन डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस एग्जामिनेशन। बैलेंस एग्जामिनेशन के लिए हम बीबी स्केल यूज़ करते हैं। जैसे बर्ज बैलेंस स्केल होता है, बर्ज बीबीटी, बर्ज बैलेंस स्केल टेस्ट, स्टैटिक बैलेंस, मेंटेनिंग द पोजीशन, सिटिंग, स्टैंडिंग, टेंडम स्टैंस, सिंगल लेग स्टैंस। डायनामिक बैलेंस देखते हैं कि मूविंग इन एंड आउट ऑफ द पोजीशन, ऑल्टर द COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रीचिंग द आउट ऑफ एक्टिविटीज़। बैलेंस एग्जामिनेशन को चेक करने के लिए स्पेसिफिक स्केल का यूज़ करते हैं, जैसे बर्ज बैलेंस स्केल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट में चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेशन पेशेंट का क्या है। कोऑर्डिनेशन को भी चेक करने के लिए हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट होते हैं और इक्विलिब्रियम टेस्ट होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट में होते हैं लाइक फिंगर टू नोज टेस्ट है, या फिंगर टू थेरेपिस्ट फिंगर टेस्ट है, फिंगर टू फिंगर है, अल्टरनेट नोज टू फिंगर है, रिबाउंड फिनोमिना कैसा है, प्रोनेशन सुपिनेशन पेशेंट का कैसा है, टैपिंग कराते हैं, और हील टू नी या हील टू टो टेस्ट कराते हैं। हील टू सिन पार्ट ऑफ टिबिया जो होता है वो कराते हैं। दूसरा ड्राइंग सर्किल इन द एयर, पेशेंट को बोलते हैं कि सर्किल एयर में ड्रॉ करने के लिए बताते हैं। ये नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट होते हैं। इक्विलिब्रियम टेस्ट में लाइक स्टैंडिंग पेशेंट नॉर्मल है या नहीं है, स्टैंडिंग फिट टुगेदर है, स्टैंडिंग 1 फुट है, या फिर पर्टुबेशंस तो नहीं है, रोम्बस साइन तो नहीं है, या शार्पेंड रोम्बस तो नहीं है, टेंडम वॉक तो नहीं है, या वॉकिंग स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, वॉकिंग साइड वे, बैकवर्ड क्रॉस, स्टेपिंग, मार्च इन प्लेस, वॉक इन सर्किल, ये सब हैं या नहीं, नहीं है। ये दिस इज द फिगर ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है 7 पॉइंट में परसेप्चुअल एग्जामिनेशन। परसेप्चुअल एग्जामिनेशन देखते हैं कि बॉडी की जो स्कीम है एंड बॉडी की जो इमेज डिसऑर्डर्स हैं, जैसे यूनिलेटरल नेगलेक्ट तो नहीं है पेशेंट, या फिर सोमेटोग्नोसिया तो नहीं है, लेफ़्ट एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, फिंगर एग्नोसिया तो नहीं है। कुछ स्पेसर रिलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन होता है, और स्पैटियर रिलेशंस होते हैं, टोमोग्राफिकल डिसोरिएंटेशंस होता है, डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शंस होते हैं, कुछ आपके वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। तो ये जो होते हैं वो परसेप्चुअल एग्जामिनेशंस में आते हैं। लाइक एग्नोसिस है, एग्नोसिस में लाइक विजुअल ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑडिटरी टैक्टाइल है, जैसे स्टीरियोग्नोसिस में होता है ऑडिटरी टैक्टाइल है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया में आपका इडियोमोटर क्या है, और इडियोशनल क्या है, कॉन्स्ट्रक्शनल क्या है, ड्रेसिंग। These are the point 7 point perceptual examination. Perceptual examination is not the most important because assessment is the more lengthy. तो बहुत से लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहता है गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द टाइप ऑफ द गेट लाइक स्टांस फेस और स्विंग फेस, हमारे दो टाइप के होते हैं गेट में, 2 फेस होते हैं, जैसे स्टांस फेस है और स्विंग फेस है। तो गेट जो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसेबल्ड रहता है पर्सनस में, तो वो चेक करते हैं वेरियस पैरामीटर्स के साथ, लाइक स्टेप लेंथ क्या है पेशेंट की, स्टेप वाइड क्या है, स्ट्रेथ लेंथ क्या है, स्टांस टाइमिंग क्या है ऑन ईच लेग, एंड कैडेंस देखते हैं। तो दीज आर द गेट एनालिसिस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द स्विंग फेज एंड स्टांस फेज। नेक्स्ट है 9 पॉइंट में हैंड फंक्शन। हैंड फंक्शंस में देखते हैं कि हैंड जो है आपका सिलेंड्रिकल है, स्पेरिकल है, या फिर हुक टाइप का है। प्रिसीजन में टिप टू टिप पेशेंट के एक टिप से, जैसे फिंगर टू टिप होता है टेस्ट, वो करते हैं। पैड टू पैड या फिर पैड टू साइड, लेटरल प्रिहेंशन,
ये कराते हैं। 9 पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन ऑफ ANS। एग्जामिनेशन ANS में आपके कुछ ANS के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे द क्यू स्वैट में क्वांटिटेटिव स्वैट मेजरमेंट सिस्टम आता है, ये ANS के लिए होता है। जैसे निन हाइड्रेन टेस्ट है, या फिर आपका सिरिंजारिन स्टार्ट टेस्ट है, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस टेस्ट है, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं। 10 पॉइंट है आपका फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट में एबिलिटीज़ जो होती हैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फीडिंग है, ड्रेसिंग है, हाइजीन है, मोबिलिटी है, ट्रांसफ़र है, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए नीड्स जो होती है, असेसमेंट, ये सारा आते हैं, ये सारी चीज़ आती हैं। कुछ जैसे वेरियस बेस होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फंक्शनल असेसमेंट को करने के लिए, जैसे बार्थल इंडेक्स है, कार्ड्स इंडेक्स ऑफ ADL है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर है जिसको FIM बोला जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, आउटकम एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सेट होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका इन्वेस्टिगेशन, के इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए देखते हैं कि पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन क्या है, देन और फिजिकल एंड फंक्शनल डायग्नोसिस करते हैं। देन प्रॉब्लम, आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। देन रहेगा कि उन चीज़ों की लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एम क्या है, अब पेशेंट का काम के बाद, अब आपने जब असेसमेंट लिया प्रॉपर किसी भी पेशेंट का, तो आप देखेंगे कि आप मुझे ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या एम बनाना है। एम आपको अपने क्रिएट करना है कि मुझे अर्ली फेज़ में क्या देना है, सेकंड फेज़ में क्या देना है, थर्ड फेज़ में क्या देना है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, और फोर्थ फेज़ में क्या देना है। जो भी आपका एम रहेगा तो आप एम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, देन पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। सो थैंक यू गाइज, दिस आर द जनरल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फिजियोथेरेपी पर्पस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।